चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हमने वेव वाले पोर्शन के एमसीक्यू देखे थे और वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चनों की, वो आपको अभी कुछ टाइम बाद फुल लेंथ टेस्ट होंगे, शायद 2 या 3 या 4 तो होंगे, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो आपको करा दिए हैं। जब फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसमें भी आपके पास कुछ नए क्वेश्चन होंगे जो इंक्लूड नहीं होंगे, जो इंक्लूड अभी तक नहीं हुए होंगे वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है। चलिए इस पोर्शन में डिस्कस करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के एमसीक्यू, और सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे क्वांटम वाले पोर्शन को, और उसके बाद सेकंड पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक और आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा वाले पोर्शन को, जिसमें एक्सरे, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा वाला पोर्शन होगा। तो पहले इस पोर्शन में हम क्वांटम के एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो क्वांटम मैकेनिक्स के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन फ्रीक्वेंसी increases, when frequency of incident light increases, then slope of stopping potential and frequency, stopping potential versus frequency लिख देना, frequency is, ये कहां बात हो रही, किसके अंदर बात हो रही है? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अंदर बात हो रही है। कहां बात हो रही है? फोटो इलेक्ट्रिक। तो पहला है आपका, पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस, दूसरा है आपके पास डिक्रीजेस, तीसरा आपके पास रिमेन सेम, और चौथा है आपके पास नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है बताने की कोशिश करिएगा। बताइए। व्हेन आपके पास बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, देन द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, क्या होगा? ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। अच्छा देखो, फिर हमने क्या देखा था स्टॉपिंग, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में के मैक्स जो होता था वो होता था आपके पास एच न्यू माइनस का आपके पास एच न्यू नॉट या फाई नॉट, जिसको हम लिखते हैं वर्क फंक्शन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपको पता है के मैक्स जो होता है वो होता है E इंटू आपके पास वी नॉट, यानी कि आपके पास ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको आप वी एस भी लिख सकते हो, इक्वल टू आता है आपके पास एच न्यू माइनस का फाई नॉट। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वी एस की वैल्यू अगर आप जैसे ही निकालोगे, कितना आएगा? एच बाई ई इंटू न्यू, ये आ जाएगा फाई नॉट बाई ई। अब यहां आपको दिख रहा होगा, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करूं, ये फ्रीक्वेंशियल है, तो y इक्वल हमारे पास है m इंटू एक्स माइनस आपके पास क्या जरा बोलो c। तो अगर आपको दिख रहा है जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप आ रहा है m इक्वल आपके पास कितना? h बाई ई। तो क्या स्लोप, मुझे एक बात बताइए, क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी और आपके पास ये, अब मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करने से, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस बोल रहा, इंक्रीज करने से आपके पास बदलेगा क्या? ये तो प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का रेशियो, ये जो आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है उसका रेशियो आ रहा है, और वो क्या है जरा बोलो? कांस्टेंट। हमने एक क्लास में भी डिस्कस किया था कि आइंस्टीन ने आपके पास ये बात बताई थी कि आपके पास हर मटेरियल के लिए, जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सभी मटेरियल के लिए आपके पास एक खास बात देखने को मिलेगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस जो फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। इसी बात को आपके पास एग्री, आपके पास इस बात को गलत प्रूफ करने के लिए आपके पास मिलिगन ने कहा था कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करूंगा और इस एक्सपेरिमेंट को बेकार, ये जो आप बता रहे उसको गलत प्रूफ कर दूंगा करके, लेकिन बाद में ऐसा कर नहीं पाता है। और जितनी बार एक्सपेरिमेंट करता है वो हमेशा देखता है कि हमेशा स्लोप कैसा आता है? कांस्टेंट आता है प्रैक्टिकली।
तो ये समझ में आना चाहिए कि जो स्लोप होता है आपके पास, ये जो स्लोप है ये आपके पास क्या है जरा बोलो, कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ मटेरियल है। बात में नहीं है, उससे भी इंडिपेंडेंट है और दूसरा आपके पास किससे इंडिपेंडेंट है जरा बोलिए, इंसिडेंट लाइट से भी आपके पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक, नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रॉन accelerated through a potential, if electron accelerated through a potential difference of 100 volt, then the de Broglie wavelength associated with it पास 227 एंगस्ट्रॉम, दूसरा आपके पास 12.27 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 12.27 नैनोमीटर, तीसरा है 1.227 नैनोमीटर। बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस बोला 100 वोल्ट, ठीक है। देन आपके पास बोला दी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। दी ब्रोगली वेवलेंथ का हमने फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रॉन के लिए, कितना आता है? ये आता है आपके पास 12.27 डिवाइडेड बाय आपके पास रूट वी, ये हमने देख रखा बहुत बार एंगस्ट्रॉम में। इसमें आता है एंगस्ट्रॉम में। और जैसे ही आप इसकी वी की वैल्यू रखोगे, वी की वैल्यू कितने दे रखी है? 100 दे रखी है, तो 12.27 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना करोगे? 100 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द आपके पास दी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100। अब इसी में ना, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम करके। इस तरीके से फॉर्मूला बना करके बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, दी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन क्या होती है करके इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाए हैं और इन 4 ऑप्शनों में ये मैं ये आएगा 12.27 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज। एक पहला इमेजिनरी, दूसरा ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा रियल, तीसरा आपके पास है कॉम, और चौथा आपके पास नॉन ऑफ दिस। हो रही है। पहले द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर कैसी होती है? रियल। कैसी होती है? रियल। ये बहुत आसान है। ठीक है, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है हमेशा आपके पास कैसी आती है? रियल आती है करके। चलिए, सेम कहानी, कुछ अलग नहीं है क्योंकि मैथमेटिकल ये ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन इन 3 डायमेंशन स्पेस इच। पहला ऑप्शन है एल की पावर 1/2, दूसरा एल की पावर -1/2, तीसरा एल की पावर आपके पास 3/2 और चौथा एल की पावर 3/2। बोले
डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन इन 3 डायमेंशन स्पेस इज 3 डायमेंशन स्पेस, 1 डायमेंशन स्पेस, 2 डायमेंशन, सब में आपको वेव फंक्शन की डायमेंशन बता रखी होगी। कैसे बताएंगे, याद आ रहा कुछ? अगर आपको ध्यान में आ रहा, मैंने कहा था पीक कोड हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम क्या लिखते हैं, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो होती है आपके पास साइन एक्स। अगर 3 डायमेंशन में लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, r, t ऑफ होल स्क्वायर इनटू क्या लिखते हैं, डी टाउ। डी टाउ क्या है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है 3 डायमेंशन में, ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है। ये 3 डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक, एक होती है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी विच इज जे, या एस वेक्टर से हो सकता है लिखा हो। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, हमको बताना आपके पास क्या, हमको बताना है डायमेंशन इस वेव फंक्शन की। देखो आपको समझ आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आपके पास नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो इस पूरे की भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए थी। मतलब ये जो यहां से यहां तक पूरा टर्म आप डिफाइन कर रहे हो, इस पूरे की भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है। ये कैसा डायमेंशनलेस है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस। लेकिन आपको पता है वॉल्यूम है, वॉल्यूम की तो डायमेंशन होती है। इसकी डायमेंशन कितनी होती है जरा बोलो, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसकी डायमेंशन कितनी है जरा बोलो, एल क्यूब है, इसकी डायमेंशन एल क्यूब है। तो यहां पर क्या ऐसा टर्म रखूं जिसकी वजह से पूरा का पूरा टर्म डायमेंशनलेस हो जाए। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ आपके पास m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर 0 है, इस जगह का, किस जगह, इस जगह। तो यहां भी ऐसा आपको, इसकी डायमेंशन एल क्यूब है, तो इसकी जगह पे ऐसा क्या टर्म रखूं जिसकी वजह से आपके पास ये डायमेंशनलेस बन जाए, बोलो क्या रखना चाहिए आपको। अगर मैं यहाँ अगर जरा समझने की कोशिश करना, जैसे मैं अगर यहाँ से अगर कुछ टर्म रखता हूँ, जैसे एल की पावर अगर 1/2 रखता हूँ, तो क्या डायमेंशनलेस होगा क्या, नहीं, तो ये तो डायमेंशन आ जाएगी। फिर अगर मैं एल की पावर अगर आपके पास यहाँ पर अगर -1/2 अगर रखता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी एल की ये इससे यहाँ पर रखिए, इसकी जगह पे स्क्वायर करिए, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एल की पावर -1 आएगा और ये 2 होगा, तो एल की पावर 2 आ जाएगा, फिर भी नहीं होगा। फिर अगर मैं -3/2 अगर रखता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास एल की पावर -3, एल की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, एल की पावर 0। और इधर भी आपके पास क्या है, एन की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या है, एल की पावर -3/2 है। तब जाके ये आपके पास पूरा डायमेंशनलेस पूरा का पूरा टर्म बन रहा है। ये पूरा डायमेंशनलेस टर्म होना चाहिए भाई, कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस अगर होना है तो समझ में आना चाहिए, इसकी जो डायमेंशन होनी चाहिए आपके पास कितनी होनी चाहिए, एल की पावर 3/2, क्योंकि उसी को रखने से आ रहा है, ये रखने से तो आएगा ही नहीं। इसी तरीके से आपको डायमेंशन जो है आपके पास कहां और पता होनी चाहिए, डायमेंशन 2D में भी पता होनी चाहिए, 3D में भी पता होनी चाहिए। 2D के लिए यहाँ पर एरिया 2D के लिए यहाँ पर एरिया लिख लेना, 1D के लिए यहाँ पर एक्सेल लिख लेना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 2 डायमेंशन स्पेस अगर लिखा होता है, यहाँ पर मान लो 2 डायमेंशन स्पेस लिखा होता, तो अब क्या होता है जरा बताइए। 2 डायमेंशन में यहाँ पर एक ऐसा टर्म रखिए जिसकी वजह से पूरा टर्म क्या बन जाए, डायमेंशनलेस बन जाए। अभी क्या आ रहा है जरा बोलो, अभी डायमेंशन क्या बन रही है, अभी डायमेंशन बन रही है आपके पास, इधर बन रही है एल स्क्वायर, क्या बन, यहाँ तो पूरा डायमेंशनलेस है, यहाँ के एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है, ये आपके पास एल की पावर 2 है। तो यहाँ पर क्या रखो, ऐसा रखो जिसके से डायमेंशनलेस बन जाए, बोलिए। तो एल की पावर अगर मैं एल की, ये आपके पास क्या जरा बोलो, ये एल स्क्वायर है, तो एल की पावर अगर यहाँ पर अगर मैं माइनस अगर इसकी जगह अगर 2 रखूं, कितना रखना चाहिए, इसकी जगह आप वैल्यू अगर रखिए, ऐसा टर्म रखिए जिसकी वजह से आपके पास ये पावर का ये 2 आ जाए, ये भी आपके पास ये +2 आ जाए। तो +2 रखने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, माइनस का 1/2 रख देना चाहिए। जैसे कि मैं माइनस का 1/2 रखता हूं, इसकी जगह रखिए क्या, होल स्क्वायर करिए, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गए, नहीं, इससे भी कैंसिल आउट नहीं होगा। यहां पर एक ऐसा टर्म रखिए जिसकी वजह से आपके पास क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। -1 रखना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा, -1 रखना चाहिए, क्योंकि -1 रखोगे तो आपके पास फिर उसके बाद सही हो जाएगा। माइनस का 1/2 नहीं, -1 रखना चाहिए इसकी जगह पे, इस एल की जगह पे, इस वेव फंक्शन की जगह पे -1 रखोगे तो एल की पावर -2, ये 2 होगा, एल की पावर 2 होगा, तो आपके पास एल की पावर 0 आ जाएगा। -1 वो नहीं, ये इसकी जगह पे ऐसा एक टर्म रखिए जिसकी वजह से पूरा का पूरा डायमेंशनलेस आ जाए। तो क्या होना चाहिए वो, उस समय एल की पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, डायमेंशन की पावर, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, एल की पावर -1, एल की पावर -1 2, तो -2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो ऐसा आप आइडिया लगाओगे आपके पास, जब आपको डिफरेंट डायमेंशन पूछेगा। 1 डायमेंशन में अगर फिर से यहाँ पर आपके पास एक ऐसा टर्म रखोगे जिसकी यहाँ पर dx लिखोगे, यहाँ पर आपका डायमेंशन बनाओगे, फिर यहाँ पर आपका एल आएगा, ठीक।
फिर वहां पर शायद मेरे को लग रहा है 1/L की पावर माइनस का 1/2 उसमें रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर 1 डायमेंशन में लिखा होता है, खासकर 3 डायमेंशन में पूछता है, ये ध्यान में रखना। जैसे अगर मैं 1 डायमेंशन पूछूं तो यहाँ पर आपको पास माइनस का 1/2 रखना पड़ेगा। अब अगर आप रखोगे तो जरा देखो, ये आपके पास एल की पावर कितना, ये एल है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एल की पावर -1, एल की पावर 1, या जाएगा एल की पावर 0। तो इसकी डायमेंशन आपके पास क्या होनी चाहिए, एल की पावर माइनस का 1/2, कहां 1 डायमेंशन में। तो मैं समराइज करके फिर से आपको मेंशन कर देता हूं। तो 3 डायमेंशन में अगर आप देख पा रहे हैं तो 3 डायमेंशन में जो एल की पावर माइनस का 3/2 आ रही है। 2 डायमेंशन में अगर आपने देखा है तो आ रहे हैं आपके एल की पावर माइनस का 1, ठीक है। और 1 डायमेंशन में अगर आपने देखा है तो आपके पास आ रहा है एल की पावर माइनस का 1/2। दीज आर द डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन। लेंथ की पावर आपके पास समथिंग इस तरीके से ये वेव फंक्शन, ये आपके पास डायमेंशन आएंगी, ठीक है, डायमेंशन। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होना चाहिए, खासकर 3 डायमेंशन में पूछता है। If E naught be the energy of particle in the ground state, in the ground state of one dimension potential box, then what is the energy of particle in the third excited state। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होगी, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास 9E0, दूसरा आपके पास 4E0, तीसरा आपके पास 16E0, और चौथा आपके पास E0। बोलिए, एक बोला E0 विद एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, ठीक है, पार्टिकल इन अ बॉक्स वाला पॉइंट है। फिर क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो, हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स इस तरीके से बनाए थे, यहाँ पार्टिकल पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, यहाँ पोटेंशियल आपके पास इनफाइनाइट हो जाता है इसके इधर इधर। ये आपके पास x इक्वल टू 0 है, ये आपके पास x इक्वल टू आपके पास क्या है जरा बोलो, a है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो बॉक्स की लेंथ है ये आपके पास क्या होती है, तो पार्टिकल की जो एनर्जी होती है किसी भी nth स्टेट में, वो उसको हम लिखते हैं कैसे, n² पाई स्क्वायर h² डिवाइडेड बाई 2ma²। दिस इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द nth स्टेट ऑफ वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। तो अगर आप यहाँ से अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे हैं, जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आता है जरा बोलो, यहाँ ग्राउंड स्टेट आता है। जब n की वैल्यू 2 होती है तो क्या आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या आता है जरा बोलो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या आएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फिर n की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो क्या आएगा जरा बोलो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ऐसा नहीं करना होगा कि मैंने यहाँ लिखा है ना, थर्ड लिखा है तो यहाँ n की वैल्यू 3 लिखी और तुरंत आंसर निकाल दिया, ये नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट होता है, फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट होती है। तो जब आपके पास 2 अगर है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जब n की वैल्यू 3 है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, जब n की वैल्यू 4 है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। और मेरे को बोला क्या जरा बोलो, थर्ड बोला है, और थर्ड के लिए आपके पास क्या जरा बोलो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और इस समय n की वैल्यू क्या हो जरा बोलो, 4। तो जैसे ही आप n की वैल्यू यहां रखोगे तो आपके पास आपको आंसर मिलेगा, यहां n की वैल्यू रखिए और आपके पास आंसर तो आपको देखियो क्या मिलता है करके, तो सीधे सीधे स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो अच्छा, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी आएगी, n की वैल्यू 1 रखोगे तो उसने एनर्जी बोल दी कि आपके पास E0 है करके, तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर h² डिवाइडेड बाई 2ma²। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। बट अगर हम बात करें थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए हमने आपके पास वैल्यू रख दी, n की वैल्यू 4 है, और जैसे ही आपने यहाँ पर रखा तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर h² डिवाइडेड बाई 2ma²। और इस पूरे की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है क्या है करके, इस पूरे की वैल्यू आपके पास कितनी जरा बोलो, ये आपके पास E0, तो आ जाएगा आपके पास कितना, 16 E0, विच इज ऑप्शन आपके पास क्या, सी।
चलिए, हाँ ए में आपने टिक कर दिया, ए में टिक नहीं करना हुआ। ए में इसलिए टिक नहीं करना हुआ क्योंकि उसने थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला है। पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ग्राउंड स्टेट होती है, फिर उसके बाद ऊपर वाली स्टेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे चलती है। पहली वाली जो होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें एक और क्वेश्चन लिखिएगा, इफ द बॉक्स लेंथ ऑफ वन डायमेंशन potential box is reduced particle becomes, ठीक है। पहला ऑप्शन है हाफ हो जाएगी, दूसरा है आपके पास 2 टाइम्स, तीसरा आपके पास 3 टाइम्स, तीसरा है 4 टाइम्स, और चौथा आपके पास रिमेन सेम। बोलिए, इफ द बॉक्स लेंथ ऑफ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स, इस पार्टिकल की जो एनर्जी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? अभी तो बताया था कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आपने देख रहा है En इक्वल होगा पाई, अभी आपने देखा n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है 2ma स्क्वायर। बॉक्स लेंथ अगर चेंज कर दोगे इसको कितना हाफ कर देना, हाफ करोगे तो कितना मैंने लिख लिया En डैश लिख लिया, पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर, a बाई 2 रखोगे तो 2 पर जाएगा 4 आ जाएगा, 2ma स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा, तो En जो है डैश हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ En हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 गुना हो गई, सिंपल सी बात है। कितनी हो गई? 4 टाइम्स। नेक्स्ट, the phase velocity Vp and group velocity Vg of de Broglie wave in free space related by पहला Vp इक्वल टू √2 टाइम्स Vg, दूसरा है Vp इंटू Vg इक्वल टू आपके पास सी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है Vg इक्वल टू 2Vp, और चौथा ऑप्शन है Vp इंटू Vg इक्वल टू आपका √2 स्क्वायर। बताइए, अब मैं थोड़ा आपको कहानी सुना देता हूं, ध्यान सुनिएगा। देखो, इनिशियल में ये समझा जाता था कि, अब मैं आपको ग्रुप वेलोसिटी और जो फेज वेलोसिटी है वो क्वांटम में क्यों डिस्कस कर रहा हूं उसका रीजन बता दो। वो क्वांटम में भी आपने देखा होगा मेंशन है, लेकिन फॉर्मूले सबको सेम है, कहानी सबको सेम है, थोड़ा बहुत फर्क करता है। फॉर्मूले जो हमने ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के जो रिलेशन पढ़ेंगे वो भी सबको सेम है, लेकिन यहां क्यों की जाती है बात उसका थोड़ा आपको रीजन बता देता हूं। ये समझा जाता था इनिशियल में कि एक जब पार्टिकल कोई ट्रेवल करता है, नॉर्मल सी बात है, हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहते हैं, हर पार्टिकल एक वेव होता है। फिर से क्या कहना, ध्यान सुनना, हर पार्टिकल एक वेव है, ठीक, पार्टिकल एक वेव है। तो इनिशियल में ऐसा समझा जाता था कि एक पार्टिकल अगर होता है तो उससे एसोसिएटेड एक सिंगल वेव होती है करके। एक पार्टिकल कितनी वेव बनाता है, एक ही वेव बनाता है करके, उससे एसोसिएटेड कितनी वेव होती है, एक वेव होती है करके, ठीक। लेकिन हम जब कैलकुलेशन वगैरह करते हैं बहुत सारी आपके पास, हमें पता चलता है बाद में मैथमेटिकली हम जब कैलकुलेशन करते हैं क्या ये बात सही है नहीं करके, तो हमें बाद में ही पता चलता है कि जब ऐसा करते हैं कि हम आपके पास एक पार्टिकल से रिलेटेड एक वेव दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वेव की जो वेलोसिटी है और जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दोनों अलग अलग। फिर से क्या करना, ध्यान सुनना, जब हम पूरी मैथ से करते हैं और मैथ से हमें ये पता चलता है वेव की जो वेलोसिटी है और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उससे एसोसिएटेड दोनों अलग अलग आ रही होती है।
अब ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों सेम आने चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी जो हमारी जो अप्रोच है कि एक पार्टिकल से एसोसिएटेड एक ही वेव होती है करके, तो इसको डिनाई कर दिया जाता है। उसके बाद फिर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, और बोला जाता है कि एक पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव नहीं होती है, ग्रुप्स ऑफ वेव। जब एक पार्टिकल किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसे एक एसोसिएटेड एक वेव नहीं होती है, उससे एसोसिएटेड कितनी वेव होती है, ग्रुप्स ऑफ वेव होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वो जब जिस वेलोसिटी से वो चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं करके, बोलो। मैंने क्या कहा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां इसलिए डिस्कस किया जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होता है उससे एसोसिएटेड एक सिंगल वेव नहीं होती है, वो ग्रुप्स ऑफ, उससे एसोसिएटेड आपके पास क्या होते हैं, मल्टीपल वेव होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स ऑफ वेव बोलते हैं। और उसी से एसोसिएटेड जो वेलोसिटी हो उसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। चलिए, इसीलिए आपके पास ये कहानी है। अब जरा सुनना, फिर इन दोनों में रिलेशन निकालना। कैसे रिलेशन निकालना, जरा देखो। अब यहां पर आपसे बोला है वीपी है, आपके पास वीजी है। देखो वीपी का रिलेशन वही है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। फेज वेलोसिटी का रिलेशन वही है। इसको हम इन जनरल आपके पास क्या लिखते हैं, वीबी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने लिखा ओमेगा इक्वल टू के, आपके पास ये रिलेशन लिख दिया, ओमेगा बाई के इक्वल टू बी। ठीक। अब हमसे यहां पर एक लाइन बोली है कि दी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए बात करनी है। तो दी ब्रोगली वेवलेंथ आपको पता है कि एच बाई आपके पास क्या होती है, एमवी होती है। और यहां से अगर हम बात करें, देखो के वगैरह के साथ रिलेशन दिखाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, के की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू हमें पता है कि 2 पाई बाय क्या होती है, के होती है। तो यहां से एस डिवाइडेड बाय हमने एम बी रख दिया, वी की वैल्यू निकालेंगे यहां रख देंगे। ठीक, ये तो हमें पता है किसकी, ये किसका इक्वेशन है, जरा बोलो। ये क्वेश्चन है फेज वेलोसिटी का या वेव वेलोसिटी का। अच्छा, यहां से ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। मैंने क्या, लेमडा इक्वल टू एच बाय एम बी रखा और लेमडा की वैल्यू 2 पाई बाय के रख दी। यहां से वी की वैल्यू हम जैसे ही निकाले तो कितना आएगा, के इंटू आपके पास, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो कितना आएगा, के इंटू एच डिवाइडेड बाई 2m पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास इधर ले आओ, 2 पाई एम पाई आ जाएगा। अच्छा, अब हमको क्या करना है, ग्रुप वेलोसिटी निकालनी। ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक फंक्शन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कि वीजी इक्वल क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के होता है। हम यही काम कर रहे हैं पता करने के लिए कि ओमेगा क्या है करके। तो ओमेगा तो ऑलरेडी हमें यहां से निकाल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू वी। तो और यहां से हमें पता है कि यहां से हमने वी की वैल्यू निकालेगी, वी की वैल्यू कितनी है जरा बोलो, के इंटू एस डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई एम। तो ओमेगा इक्वल कितना आ गया, यह आ गया के स्क्वायर आपके पास एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। दिस इज द वैल्यू ऑफ आपके पास क्या, ओमेगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करो डी ओमेगा बाई डी के, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, ये बन जाएगा वीजी। और ये कितना आ जाएगा, 2k आपके पास h डिवाइडेड बाई 2 पाई m। तो वीजी की वैल्यू यहां से आपको दिख रही होगी आपके पास 2, ये आपके पास के एच डिवाइडेड बाई 2 पाई m दिख रहा होगा। और के एच डिवाइडेड बाई 2 पाई m जो है आपको पता है कि ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वेव वेलोसिटी आपके पास फेज वेलोसिटी है। तो वीजी की जो वैल्यू यहां से आएगी 2 इंटू कितनी आएगी जरा बोलो, वीपी। ये समझ में आना चाहिए। तो ये रिलेशन आपको इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए रिलेशन वीजी इक्वल टू कितना आता है, 2vp। ठीक है, चलिए, इन दोनों में रिलेशन ही आता है। अच्छा, आपको भाई ये भी ध्यान सुना, अगर रिलेटिविस्टिक अप्रोच से रिलेशन पूछा है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से अगर चल रहा है, ये मटेरियल पार्टिकल है, पता है ना, ये लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता करके। अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से अगर चल रहा है, रिलेटिविस्टिक अप्रोच से अगर आपसे रिलेशन पूछा है वीजी और वीसी में, ध्यान सुनना, तो ऑप्शन कौन सा होता है, ऑप्शन ये होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ऑप्शन बी, इसलिए उसने मेंशन किया है। ये कब आता है, मैं इसको मेंशन कर देना, इसकी मैथ से नहीं करूंगा क्योंकि मैथ से बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, उसमें खाली टाइम वेस्ट होगा। वीजी, ये भी ग्रुप वेलोसिटी और आपके पास फेज वेलोसिटी में रिलेशन होता है बाय आपके पास रिलेटिविस्टिक अप्रोच। अगर अगर कोई पार्टिकल आपसे बोलता है उसके बाद रिलेटिविस्टिक अगर एनर्जी से अगर ट्रेवल कर रहा है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी, अगर बोलता है तो ये आपका रिलेशन होगा। ठीक है, बाय रिलेटिविस्टिक अगर हम बात करें अप्रोच से, ये रिलेशन आता है। ठीक, और दी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए ये रिलेशन आता है। क्या ये बात समझ में नहीं आई, बताओ। ठीक है, बाकी इसको आप प्रूफ कर सकते हो आपके पास एनर्जी वगैरह के रिलेशन लगा करके, मैथ्स होगी और कुछ नहीं। चलिए,
इसके साथ ये भी बात ध्यान में रखना, कौन सी, ये वाली, ठीक। रिलेटिविस्टिकली वीजी और वीसी में जो रिलेशन होता है वो होता है वीपी इंटू वीजी इक्वल टू सी स्क्वायर। ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ wave function, the value of sin star into sin dx is, पहला ऑप्शन है 1 0 इन्फिनिटी, नन ऑफ दिस। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है? अगर कोई वेव फंक्शन अगर आपके पास कोई अगर एक्सेप्टेबल अगर वेव फंक्शन है सिंगल वैल्यूड, तो नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब साइन टू साइन स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और पूरे स्पेस में जो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, पूरे स्पेस में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1। तो साइन टू साइन स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी को पूरे स्पेस में। और पूरे स्पेस में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी आएगी? 1। याद आ रहा है? पूरे स्पेस में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी? जरा बोलो, 1। ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को। साइन टू साइन स्टार आपको पता है ये क्या है? जरा बोलो, साइन मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर ही है, ये प्रोबेबिलिटी है। और पूरे स्पेस में पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? जरा बोलो, 1। ठीक, पूरे स्पेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन। करेक्ट फॉर्म ऑफ वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन इज, ठीक। पहला इक्वेशन है डेल स्क्वायर साइन dx स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाय h कैट स्क्वायर e माइनस वी साइन इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी है d साइन आपके पास dt स्क्वायर प्लस 2m बाय आपके पास h कैट स्क्वायर e माइनस वी साइन इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन है d साइन आपके पास dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस h कैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m e माइनस वी साइन इक्वल टू 0। चौथी इक्वेशन है d साइन आपके पास dx स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये आपके पास e माइनस वी साइन इक्वल टू 0। बताइए, ये 4 इक्वेशन है श्रोडिंगर की, इनमें से बतानी करेक्ट फॉर्म कौन सी है वन डायमेंशन में। h साइन इक्वल टू आपके पास e साइन पता है, जनरल इक्वेशन। h की वैल्यू बताई है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। कुछ पता होगा तो कुछ बन जाएगा, ठीक है। बोलो, हमें पता होता ना, हमें पता होता है h साइन इक्वल टू क्या है? e साइन। किसकी इक्वेशन है? श्रोडिंगर इक्वेशन है श्रोडिंगर की इक्वेशन है। अच्छा, h की वैल्यू क्या होती है? h की वैल्यू होती है माइनस का 2h के, ये क्या होता है? होता क्या जरा बोलो, h क्या होता है? हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर। h का स्क्वायर आपके पास प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है? vx साइन इक्वल टू आपके पास क्या होती है? अच्छा, गलत लिख दिया मैंने, dx स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस vx साइन इक्वल टू आपके पास क्या होता है? a साइन। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की डायरेक्ट आपसे वैल्यू भी पूछ सकता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है करके। अब यहां से एक काम करिए, मैं अगर इसको सही से लिखूं तो माइनस का h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m d स्क्वायर d साइन डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस vx साइन इक्वल टू a साइन, ठीक। एक काम करिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ टर्म पॉजिटिव में लिखे हैं, एक काम करो उसको उस तरफ ले जाओ,
जैसे उस तरफ ले जाओगे तो एच कैट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी स्क्वायर आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा बाई डी एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ई साइन इधर भी है साइन इधर भी है वी माइनस वी एक्स आ जाएगा साइन इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा साइन इक्वल टू 0 ये आएगा। अब एक काम करिए, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ बीच में कहीं है ये, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, ये सबका फैक्टर 1 है, तो 2m बाई एच कैट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 2m बाई एच कैट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साइन इक्वल टू कितना 0। ऐसे निकालना सीखा था हमने, नहीं डी नहीं है, यही तो बात है, फिर बी भी नहीं है, अरे ये टाइम ये कहाँ है, एक्स है एक्स, ये भी नहीं है, कुछ ऐसा होता है ना 4 के 4 ऑप्शन सेम लगते हैं, वही हिसाब है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहला ऑप्शन है। हाँ ये यहाँ पोजीशन है, पोजीशन होती है यहाँ। ये कौन सी इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं आता है। टाइम के लिए फिर यहाँ पर आपको आई एच के डेल बाई डेल टी रख दोगे, एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू रख दोगे टाइम के फॉर्म में। हाँ ऐसी मिस्टेक हो जाती है ना, देख तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पोजीशन होती है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या पता ना ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है करके, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। विच एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है खाली है, विच एक्सपेरिमेंट शो दैट atoms have discrete energy level, किस एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले पता चला था कि एटम के अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती है। पहला आपके पास डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, दूसरा हमारे पास फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, तीसरा है प्लैंक, ठीक है, और चौथा आपके पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो किस एक्सपेरिमेंट से पहले सबसे पहले पता चला था, तो अगर हम बताएं तो सबसे पहले पता चला था फ्रैंक एंड हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इन्हें सबसे पहले ये बताया था कि किसी एटम के अंदर क्या होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती है करके। ये आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी पहले की बात है, समझ में आई नहीं आई बात, उनने ये हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी इनिशियल में ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, और उससे भी पहले की बात है, उसी समय आपके पास उसी टाइम के आसपास हर्ट्ज ने आपके पास ये भी बता किया था, ये भी देखा था कि अगर आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास जो लेवल्स होते हैं, एनर्जी जो लेवल्स होते हैं कंटिन्यूअस नहीं होते, डिस्क्रीट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास या उसके अंदर जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसके पास हर एनर्जी पॉसिबल नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी होती है। नेक्स्ट equation which does not represent Einstein photoelectric equation which does not represent Einstein photoelectric, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। पहला ऑप्शन है Kmax इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस का 1/λ0, पहला। दूसरा है Kmax इक्वल टू आपके पास h न्यू माइनस का φ0। तीसरा है
के मैक्स इक्वल टू, तीसरा इक्वेशन है एच बाई सी न्यू माइनस न्यू नॉट, और चौथा ऑप्शन है के मैक्स इक्वल टू आपके पास एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। बोलिए भाई, चार इक्वेशन दे रखी है, इनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सी नहीं है बोला। विच इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये रिप्रेजेंट करती है क्या, होती क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस का फाई नॉट। तो यहां तो ये तो दिख रही है, तो रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारा आंसर नहीं है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक, ये रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा, इसी को अगर फाई नॉट की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू नॉट, फाई नॉट की वैल्यू क्या होती है जरा बोलो, एच न्यू नॉट, तो ये भी तो रिप्रेजेंट कर ही रही है, इसका मतलब ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। तीसरा, अगर मैं यहां से किसकी वैल्यू रख दूं जरा बोलो, न्यू की वैल्यू रख दूं, न्यू क्या होता है सी बाई लेमडा, न्यू क्या होता है जरा बोलो, सी बाई लेमडा। तो यहां से कितना आ जाएगा एच, ये आ जाएगा सी बाई लेमडा नॉट, तो कॉमन लोगे तो कितना एच सी, ये आ जाएगा 1 बाई आपके पास लेमडा माइनस का 1 बाई लेमडा नॉट, और ये कितना आ जाएगा के मैक्स आएगा। तो कौन सा है, पहला भी रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, फिर तीसरा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं, तीसरा एच न्यू आ रहा ना, एच न्यू के साथ डिवाइडेड में सी थोड़ी आएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो गलत है, जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वही हमारा आंसर है। डिफरेंट फॉर्म आपको दे रखी है और उन्हें पूछ रहा है कौन सी रिप्रेजेंट करेगी कौन सी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉम्पटन इफेक्ट, इन कॉम्पटन इफेक्ट change in wavelength, change in wavelength, change in wavelength depend on which parameter, मीटर। पहला ऑप्शन है आपके पास मटेरियल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। तीसरा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, या इंसिडेंट आपके पास पार्टिकल जो भी है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नेक्स्ट है आपके पास टारगेट, बोलो। कॉम्पटन इफेक्ट आपके पास, दो कॉम्पटन इफेक्ट चेंज इन वेवलेंथ बोला है, डिपेंड ऑन विच ऑफ द पैरामीटर बोला, किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, बोलिए किस पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग एंगल पर। बाकी और कुछ आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको हमको डायरेक्टली पता चल जाता है, हाँ किस पे डिपेंडेंसी किस पे नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, जो कॉम्पटन आपके पास शिफ्ट आता था, लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल आता था एच डिवाइडेड बाई एम नॉट इंटू सी, 1 माइनस कितना कॉस थीटा, स्कैटरिंग एंगल थीटा है तो, ठीक है। बाकी बुक में जो स्कैटरिंग एंगल लिखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, अभी मैंने थीटा लिया स्कैटरिंग एंगल। कौन, कि जो आपके पास फोटोन होगा कितने डिग्री के एंगल पे स्कैटर्ड हो चुका है एंगल पे। अब जरा देखो, यानी कि ये जो स्कैटर्ड जो फोटोन है, आपको पता है कि यहाँ से हम एक फोटोन जो है एक लाइट एलिमेंट भी गिराते थे, जस्ट लाइक आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पहले आपके पास इसकी कुछ वेवलेंथ होती थी, इस पर हिट करता था, इधर इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाता था, इधर आपके पास फोटोन चले जाता था। ये एंगल आपके पास है जिसको हमने स्कैटरिंग एंगल बोला, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, ठीक। जैसे ही इधर जाता था तो इसकी वेवलेंथ में कुछ चेंज आता था, जिसको हम बोलते थे लैम्डा डैश बोलते थे। अगर इसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो बाद में लैम्डा डैश हो जाती थी, लैम्डा वेवलेंथ खासकर बढ़ जाती है, ठीक। क्योंकि कुछ एनर्जी लेके ये चल देता था, इसकी एनर्जी घट जाती है। एनर्जी घटने का मतलब फ्रीक्वेंसी घटना, फ्रीक्वेंसी घटना मतलब वेवलेंथ का बढ़ना। तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता था। इसको हम बोलते थे, आपके पास क्या बोलते थे हम इसको हम बोलते थे कॉम्पटन शिफ्ट बोलते थे। क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं पता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, क्योंकि इसके बाद, क्योंकि ये जो डायमेंशनलेस टर्म है, जो इसके बाद ये वेवलेंथ है, तो ये भी क्या होगी, वेवलेंथ। इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है करके,
तो कॉम्पटेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है S डिवाइडेड बाई एम नॉट। एम नॉट क्या होगा? एम नॉट होगा मास ऑफ टारगेट आपके पास, यानी कि जो भी जिस पर आप टारगेट कर रहे हो उसका मास होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो एंगल है ये स्कैटरिंग एंगल है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? स्कैटरिंग एंगल हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बस, और पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, फिर कह रहा व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the photoelectrons emitted by the surface exposed to the radiation of 2000 एंगस्ट्रॉम। पहला ऑप्शन दे रखा आपको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा दे रखा है 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नेक्स्ट दे रखा आपको 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथा दे रखा है 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा 3.9 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा वोल्ट, दे रखा वोल्ट। हाँ, क्या कह रहा है? द वर्क फंक्शन ऑफ आपके पास बोल रहा सोडियम इज आपके पास 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। हमको कैलकुलेट करना है क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द आपके पास सरफेस बोल रहा, एक्सपोज टू रेडिएशन आपके पास बोला 2000 एंगस्ट्रॉम। देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन बड़ा प्यारा सा है कि h न्यू k max इक्वल टू h न्यू माइनस का फाइ नॉट। ठीक है, वर्क फंक्शन आपको दे रखा। और आपको एक बात बता दूं, इस पूरे इक्वेशन में सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तो इसमें जूल में सॉल्व कर रहे हो। तो बेटर ये रहता कि आप सारे टर्म को एक साथ सॉल्व कर लो, मतलब एक ही में कन्वर्ट कर दो। के मैक्स अगर निकाल रहा हूं, आपको बताइए ई है करके जो हम एनर्जी गिराते हैं माइनस का फाइ नॉट, क्यों ना ई को कैलकुलेट कर लिया जाए। ई को कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ा आसान है। ई को हमने बताया एच न्यू है और एच न्यू की वैल्यू होती है एच सी बाई लेमडा। और हमको पता है कि वेवलेंथ के शॉर्टकट मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर एंगस्ट्रॉम अगर वेवलेंथ अगर हमें गिवन होती है तो इसका एनर्जी का ये एच सी की जो लिमिट होती थी क्या होती थी? 12400 एंगस्ट्रॉम होती थी, डिवाइडेड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। ये आता था आपके पास एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब किसमें याद है? एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा था 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेमडा क्या होगा? एंगस्ट्रॉम में होगा। तो यहां से जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखोगे तो यहां से आपके पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। कितना? 12400। मैं फिर यहां रख दूंगा ना, ये तो बताइए, इसको निकाल रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना? 2000। इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, इससे भी कैंसिल आउट हो गया। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 10। ई की वैल्यू आ गई 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई की वैल्यू आ गई 6.2, इसकी वैल्यू आपके पास 2.3। तो के मैक्स कितना आ जाएगा फिर? यह आ जाएगा 6.2 माइनस का 2.3। माइनस कर लो, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास कितना? 3।
5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि सब किस में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा भाई, ये आपके पास खाली वोल्ट लिखा है यहाँ पर, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होगा 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जो ट्रिक्स जो बताई है आपको वो याद है या नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है। जो ट्रिक्स हमने देखी थी, क्या देखी थी, 12400, अगर नैनोमीटर में लिखना तो 1240 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय नैनोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, in photoelectric effect, the rate of emission of photoelectron, the rate of emission of photoelectron, depend on, पहला है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बोलिए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से निकलते हैं, फ्रीक्वेंसी की वजह से या इंटेंसिटी की वजह से? बोलिए, किसकी वजह से निकलते हैं? बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। हमने देखा था कि जो फोटो आपके पास नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, ठीक, जिसको हम रेट बोलते हैं, किसके प्रोपोर्शन होता है? ये प्रोपोर्शन होता है इंटेंसिटी, क्या किसके प्रोपोर्शन होता है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट क्या लाइट। कैसे पता चलता है ये सब कुछ? हमने ग्राफ प्लॉट किया था और हमको पता है कि जैसे जैसे हम आपके पास क्या गिराते हैं, जरा बोलो, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो हमें करंट क्या होता है, जरा बोलो, बढ़ता हुआ दिखता है। करंट कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो उसी समय करंट भी कैसी होगी, हाई। तो होता क्या है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस बात पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता भाई। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं किस बात पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑफ द मेटल सरफेस, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल surface when the intensity of incident radiation, when the intensity of incident radiation increased, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अभी मैंने बताया था,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या फर्क पड़ेगा आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपके पास डिक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन है रिमेन सेम, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बोलिए क्या होगा। लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, वो तो करना ही पड़ेगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आपका रेडिएशन इंक्रीज्ड बोल रहा, फोटो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल सी बात है। अभी मैंने आपको बताया जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन किस बात पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे होते हैं ये प्रोपोर्शन होते हैं इसके इंटेंसिटी के। तो अब ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, करंट किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो फोटो करंट है, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो किस बात पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहा है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे करंट भी उतना ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी। ठीक है, चलिए इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। पहला ऑप्शन है 1 माइनस कॉस फाइव, दूसरा है एस एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव, तीसरा है एस बाय आपके पास एम नॉट सी, चौथा ऑप्शन है एम नॉट बाई सी डिवाइडेड बाई एच 1 माइनस कॉस फाइव। ठीक, बताइए, थोड़ी देर पहले आपने देख रखा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमने देखा था कॉम्पटन जो शिफ्ट होता है, ये मत कर देना कॉम्पटन वेवलेंथ होगी ये, जो डेल्टा लैम्डा होता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये होता है एस डिवाइडेड बाय एम नॉट सी। ठीक, या तो 1 माइनस कितना कॉस फाइव। इसी में इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है उसको भी जरा देखना। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन scattering, in Compton scattering Compton shift is equal to, Compton shift is equal to Compton wavelength, Compton wavelength। if angle of scattering, if angle of scattering, angle of scattering is, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है आपको दे रखा है पाई बाई 4, तीसरा दे रखा है पाई बाई 2 और चौथा दे रखा है पाई। बोलिए, इन कॉम्पटन इफ आपके पास स्कैटरिंग बोल रहा है, कॉम्पटन इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ इफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कैसे होगा, आपसे क्या कह रहा है जरा देखो, आपसे कह रहा है जो डेल्टा लेमडा है वो है आपके पास लेमडा डैश माइनस का लेमडा है, इसकी वैल्यू कितनी आती है एस डिवाइडेड बाय एम नॉट सी, या था 1 माइनस कितना कॉस फाइव, आता नहीं आता है। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोला ये क्या जरा बोलो, ये क्या है कॉम्पटन शिफ्ट है,
ये क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बोला, कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल है बोला। कॉम्पटन वेवलेंथ क्या ये है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि ऐसी ये जो डेल्टा लेमडा आप लिख रहे हो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एम नॉट सी के इक्वल है। ये आपके पास है क्या, ये क्या है, ये आपके पास कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ। अब ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे जरा बताओ तो, खुद ही दिमाग लगाओ। जब यहां ये टर्म कितना हो जाना चाहिए, जीरो। अगर ये टर्म अगर जीरो हो जाएगा तो सिर्फ यही बचेगा ना, ये कॉम्पटन वेवलेंथ, ये जो आ रहा है ये इसकी कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल है, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। कॉस फाई इसके लिए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दी ब्रोगली द दी ब्रोगली द दी ब्रोगली wavelength of a particle wavelength of a particle of mass m and energy e is, ठीक। पहला आपके पास 2me पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है h डिवाइडेड बाई 2me, तीसरा ऑप्शन है h डिवाइडेड बाई 2me, अच्छा 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड 2me, तीसरा है आपके पास चौथा ऑप्शन है E डिवाइडेड बाई 2HM। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल। हमने बताया कि एच इक्वल लेमडा इक्वल क्या होता है, एच बाई पी होता है, और पी की जो वैल्यू होती है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कितनी होती है, ये होती है आपके पास 2me, कितनी होती है 2me। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट भी रेशियो ऑफ दी ब्रोगली वेवलेंथ, दी ब्रोगली wavelength, the Broglie wavelength of proton, deuteron and alpha particle, देखा, if they are accelerated, if they are accelerated through a potential difference, through a potential difference through the same potential difference, तो लिखना through a same potential difference लिखना। पहला ऑप्शन है 1:1:1/√2, दूसरा ऑप्शन है 1:1/√2:1/2, तीसरा ऑप्शन है 1:1/√2:1/2, चौथा ऑप्शन है 1:1:1। क्या ये मेरी बात समझ में आई, कि इसका ऑप्शन दिया यार, इसका आंसर दिया गया, तो मैं आपने इससे पहले आपने क्या बोला, डी इसका। बोलिए क्या आएगा, अच्छा क्या रहा, रेशियो ऑफ दी ब्रोगली वेवलेंथ बोला, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल,
दे आर एसिलेटेड, थोड़ा सेम पोटेंशियल डिफरेंस। आपको तीनों पार्टिकल की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता होना चाहिए लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2m, आपके पास के होता है, के यानी कि ई जो अभी हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का आपके पास किसी पार्टिकल को अगर भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर एसिलरेट कर रहे हैं तो उसमें रिलेशन आता है 2m q इंटू वी, और के की वैल्यू क्या होती है q इंटू वी। अब v सबके लिए सेम है, मास और आपके पास सबका चार्ज क्या होगा बदलेगा। तो जब मैं बात करूंगा जरा देखो, जब मैं सबसे पहले किसके लिए बात करूंगा प्रोटॉन के लिए, तो कितना आएगा h डिवाइडेड बाई 2m, ये मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, या जाएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन, या जाएगा आपके पास v, पहला रिलेशन। ये किसके लिए आया जरा बोलो, ये आया प्रोटॉन के लिए। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं किसके लिए जरा बोलो, ड्यूट्रॉन के लिए। ड्यूट्रॉन के लिए क्या आएगा h डिवाइडेड बाई, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। कौन सी बातें, कि जो प्रोटॉन ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है जरा बोलो, मास ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है जरा बोलो, मैं अगर बात करूं मास ऑफ ड्यूट्रॉन के 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन के एक बराबर। ठीक, तो यहां से क्या लिख सकता हूं, यह आ जाएगा 2 ऑलरेडी है, एक और 2 आएगा, फिर कितना आ जाएगा mp इंटू क्यू, तो क्यू रहेगा, v आ जाएगा। ये इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि थोड़ा जगह बन जाए। ड्यूट्रॉन के लिए जब हम बात करेंगे तो ड्यूट्रॉन के लिए क्या रिलेशन आएगा, यह आ जाएगा s डिवाइडेड बाई 2m इंटू 2 ठीक है, इंटू क्यू इंटू वी, यह आएगी ड्यूट्रॉन के लिए कहानी। तो सही से सॉल्व करोगे तो ड्यूट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, लैम्डा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h डिवाइडेड बाई, देखो इसमें तो 2mp तो सभी में कॉमन है ही, चलो इसको भी बाहर लिख लो, बाद में देख लेंगे जो भी होगा। कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा mp q इंटू वी, ठीक है, यह आ जाएगा। तीसरा अल्फा पार्टिकल के लिए अगर मैं बात करूं तो जो मास होता है, अच्छा ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन मास अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल का तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। चार्ज अगर मैं बात करूं तो अल्फा पार्टिकल पे 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू भी रख दो, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा s डिवाइडेड बाई, यहां रख दो, कहां पर, इसकी जगह पे, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 4mp इंटू कितना आ जाएगा q इंटू कितना आ जाएगा v, चार्ज भी दुगना हो चुका है तो चार्ज कितना आ जाएगा 2q इंटू वी। ठीक, अब ये कितना हो गया 16 हो गया, तो अल्फा पार्टिकल के लिए अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा mp इंटू क्यू इंटू वी। ठीक, तो mp क्या है, मास ऑफ आपके पास प्रोटॉन। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, एक इक्वेशन ये आई है, इसको भी अगर हम ऐसे अगर लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रोटॉन पर जो कहानी है, चलो आपको बताइए क्या करना है उसको। इक्वेशन 1 2 3, अब जरा देखो ऑलरेडी हमारी इक्वेशन 1 2 3 बन गया, अब इनका रेशियो ले रहे हैं। रेशियो देखो तो कैसे लिखो जरा देखो, जब रेशियो लिखो तो h डिवाइडेड बाय 2mp, ये रूट के अंदर 2 बाहर लिख लो, कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, √2 इंटू ये mqv, mp सभी में कॉमन है तो ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब मैं रेशियो लूंगा अल्फा प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और आपका अल्फा पार्टिकल का, तीनों का जब हम रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 बाय, आपके पास कितना आएगा 1 बाय √2, फिर कितना आएगा जरा बोलो, यहाँ कितना है 1 बाय 2, और फिर कितना है जरा बोलो, यहाँ कितना है 1 बाय 4 है, इनका ये आया रेशियो। लेकिन ये ऐसा तो ऑप्शन में कहीं भी मेंशन ही नहीं है, ऐसा मेंशन दिख रहा है कहीं पर ही, ऐसा तो कहीं मेंशन ही नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व हम जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर हम बात करें, एक काम करो, तो यहाँ 1 1 फैक्टर दिख रहे हैं ना, तो √2 से डिवाइड कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब √2 से पूरे में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 बाय √2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा √2, और नीचे आ जाएगा √2, सभी में ऊपर √2 आएगा ना, ऐसे करके सभी में √2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, √2 बाई आपके बाद √2, सभी में ऐसे आएगा √2, और ये आ जाएगा आपका 4 को लिख सकते हैं 2 √2 इंटू √2। अब इसको इससे कैंसिल आउट करो, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, कितना है 1 रेशियो 1 बाई √2 रेशियो 1 बाई 2 √2। तो ऑप्शन आपके पास कोई है क्या, हाँ ऑप्शन सी है। ऑप्शन कौन सा है जरा बोलो, सी। चलिए तो करना क्या है, रेशियो निकालना है आपको, ड्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज पता होना चाहिए। मास जो है अल्फा पार्टिकल का 4 गुना होता है प्रोटॉन के, और ड्यूट्रॉन का मास 2 गुना होता है। ठीक है, चलिए
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन are are accelerated accelerated through a same potential difference, through a same potential difference, same potential difference, if lambda e and lambda p denote the de Broglie wavelength, denote the de Broglie wavelength, the Broglie wavelength, the Broglie wavelength of electron and proton, electron and proton, ठीक है। देन आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है आपके पास लेमडा ई इक्वल टू लेमडा पी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास लेमडा पी इज ग्रेटर देन लेमडा ई, तीसरा ऑप्शन है लेमडा ई इज ग्रेटर देन लेमडा पी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, बोलिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी जो तो बताया था लेमडा इक्वल टू आपका एच डिवाइडेड बाई 2m क्यूवी रिलेशन आएगा सबके लिए, ये तो सेम ही है, ठीक है। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पर, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम आएगा, आएगा नहीं आएगा। अरे ये तो सब सेम हो गया ना, तो डिपेंडेंसी किस पर आई, 1/√m पर आई। और आपको पता है कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ क्या है, प्रोटॉन। अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, तो किस में ज्यादा, इसी में ज्यादा है तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो लेस देन मास ऑफ, आपको जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन है। तो अगर इसका मास कम होगा तो इसकी वैल्यू हाई होगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वांटम ऑपरेटर फॉर एनर्जी, क्वांटम ऑपरेटर, क्वांटम ऑपरेटर फॉर एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, इज, पहला ऑप्शन है आई एच का डेल, दूसरा ऑप्शन है माइनस का आई एच का डेल, तीसरा है आई एच का डेल बाई डेल टी, चौथा ऑप्शन है माइनस का आई एच का डेल बाई डेल टी। बोलिए एनर्जी के लिए आपके पास ऑपरेटर क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर एनर्जी के लिए जो होता है कौन सा होता है, ये ऑप्शन डी। अरे आप मिक्स कर दिए सब। एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर है बी, बी कहां होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है एनर्जी ऑपरेटर टाइम के फॉर्म में क्या होता है, आई एच का डेल बाई डेल टी। ये आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मैं ये भी बताता हूं आपको क्या आ रहा करके। आपके दिमाग में माइनस आ रहा है ना, तो माइनस मोमेंटम ऑपरेटर होता है आपके पास, कितना माइनस का आई एच का डेल बाई डेल एक्स, ये मोमेंटम ऑपरेटर है जो आपके दिमाग में आ रहा है। क्यों ये आ रहा ना याद, ये मोमेंटम ऑपरेटर है, ये एनर्जी ऑपरेटर है। ये बात ध्यान में आई नहीं आई, ये बात समझ में आनी चाहिए भाई। चलो फिर अब इसी में एक और क्वेश्चन बताओ फिर, चलो
चूज रॉन्ग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। चलो इससे मैं आपको सारा पता चल जाएगा। ऑपरेटर गिवन इन फ्रंट ऑफ फॉलोइंग, गिवन इन फ्रंट ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पहला है मोमेंटम, दूसरा है इसके सामने दे रखा है ऑपरेटर कौन सा, h/2m इंटू डेल ऑपरेटर। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, आपको गलत वाला छाड़ना है, काइनेटिक एनर्जी कौन सा है करके। इसके सामने ऑपरेटर दे रखा है माइनस का h² 2m डेल। ठीक, तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपका अगर हम बात करें, इसके लिए है V। चौथा अगर मैं बात करूं किसके लिए, टोटल एनर्जी के लिए, तो टोटल एनर्जी के लिए आपके पास क्या है, IH डेल बाय डेल टी। अब बताओ चलो गलत वाला कौन सा बताना। सभी बताओ। अरे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर सही है, हम पढ़ते हैं ना काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आपके पास क्या होता है, माइनस का h² डेल, होता नहीं होता 3 डायमेंशन में। मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर होता है IH डेल माइनस ऑफ, क्या होता है इसका, 1 डायमेंशन में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 डायमेंशन में इसकी वैल्यू होती है माइनस का IH डेल बाय डेल एक्स। क्या होती है, माइनस का IH डेल बाई डेल एक्स। दूसरा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के बारे में बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, माइनस का आपके पास h² 2m आपके पास, ये 1 डायमेंशन में अगर आप लिखोगे तो 1 डायमेंशन में क्या होता है, ये आता है आपके पास h² 2m डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर 1 डायमेंशन में। ये गलत है भैया वाला, ठीक है, मतलब जो आपका गलत है वही आंसर है, ध्यान में रखना। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर तो यही होता है, और टोटल एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, बोलो ये पता नहीं होता है। टोटल एनर्जी ऑपरेटर अभी तो बताया था, या टाइम के फॉर्म में क्या होता है, IH डेल बाई डेल टी। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, according to quantum mechanics, for a free particle v equal to 0, v की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आपको बताना है, पहला आपके पास एनर्जी लेवल आर डिस्क्रीट एंड इक्विडिस्टेंस, एनर्जी लेवल आर डिस्क्रीट एंड इक्विडिस्टेंस। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा क्योंकि आपने सारी बातें सही पढ़ी है। एनर्जी लेवल आर कंटिन्यूअस, एनर्जी लेवल आर कंटिन्यूअस। तीसरा एनर्जी लेवल आर डिस्क्रीट एंड एनर्जी लेवल आर discrete but not equidistance, ठीक। लास्ट ऑप्शन है एनर्जी लेवल
नन ऑफ दिस, चलो बोलो सारा फ्री पार्टिकल क्या होगा, इसको फटक से बताओ। खाली मैं ये आंसर लिखता चला जाऊं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, आप रिस्पॉन्स दीजिए। कौन सा है, एनर्जी लेवल आर डिस्क्रीट एंड इक्विडिस्टेंस, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं, मुझे बताओ हाइड्रोजन एटम के अंदर आपने वो करा होगा क्या, हाइड्रोजन एटम में आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एनर्जी लेवल, नहीं ये भी नहीं है, सुना, मैं कहानी बताऊं तो जरा सुनना। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है या फ्री होता है, बताओ। मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है या फ्री है, मैं ही पूछ रहा हूं बस। फ्री है, अरे फ्री है तो बाहर क्यों नहीं आ रहा, फिर वो फ्री है तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है, अरे क्यों, वो न्यूक्लियस ने उसको बाधा नहीं है। हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से है, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसे बाधा बांध रखा है, किसकी, कौन से फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। समझ आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं करके, अरे नहीं नहीं, ये आप न्यूक्लियर फोर्स कहां लगा दिए इलेक्ट्रॉन पर, पीपी एनपी पीएन, ये नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स ही नहीं लगता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻15 ऑर्डर तक की लगता है भाई। नहीं नहीं, ये भी, ये इससे नहीं, जो आप बता रहे हो एन 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 पी पी पी, इससे नहीं, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूक्लियन के बीच लगता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लगता है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो तब लगता है जब दो पार्टिकल आपके पास 10⁻⁻15 ऑर्डर से ज्यादा डिस्टेंस होते हैं, और उसे शॉर्ट डिस्टेंस होने पर आपके पास फिर लगता है न्यूक्लियर फोर्स। छोड़िए उसको, टॉपिक को छोड़िए, मेरा आंसर दीजिए। मैंने आपसे क्या बोला, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। मुझे एक बात बता, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर बाउंड है या फ्री है, बोलो। मैं सबसे सिंपलेस्ट बता रहा हूं, जो आपने पढ़ रखा है वो पूछ रहा हूं आपसे, बाउंड है, समझ में आता है, बड़ी सिंपल सी बात। अरे यार हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हाइड्रोजन एटम इज द बाउंड स्टेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, हम ऐसा बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम इज द बाउंड स्टेट ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन, वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बाउंड स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। हाइड्रोजन एटम कुछ और थोड़ी है, ठीक है। अब जरा सुना, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल बनाते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं या कंटिन्यूअस होते हैं, बोलो कैसे होते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन का हर एनर्जी पॉसिबल है क्या, नहीं। पहली कौन सी आती है, -13.6, फिर क्या आती है -3.4, अरे फिर कंटिन्यूअस, कहां से, जो हाइड्रोजन एटम के अंदर आपके पास पहली एनर्जी आपको -13.6 आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कौन सी एनर्जी आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कौन सी आती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है, ये आती है नहीं, इसके बाद ये एनर्जी लेवल आता है, इसके बाद ये एनर्जी लेवल आता है। हर एनर्जी लेवल पॉसिबल होता है क्या, हर लेवल पॉसिबल नहीं होता है, डिस्क्रीट होते हैं। अच्छा आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया जरा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स बोला फॉर अ फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल के पास पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। जब भी सिस्टम बाउंड होता है उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होती ही होती है, लेकिन अगर सिस्टम फ्री हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी इस समय, काइनेटिक एनर्जी। और जब, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास ऐसी हर वैल्यू पॉसिबल है, समझ आई नहीं आई बात। तो फ्री पार्टिकल के लिए अगर हम बात करें तो फ्री पार्टिकल के पास हर एनर्जी होती है, समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूं, ये फ्री पार्टिकल के पास हर एनर्जी पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकती है। लेकिन हाइड्रोजन एटम के अंदर आपने देखा होगा उसकी हम काइनेटिक एनर्जी भी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं, फिर टोटल एनर्जी लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, बोला ना V = 0, V = 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, V = 0 रिप्रेजेंट करता है फ्री पार्टिकल को,
फ्री पार्टिकल के पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अगर है तो, और काइनेटिक एनर्जी कैन टेक एनी वैल्यूज, कुछ भी। अरे नॉर्मल सी बात है, हम फ्री तो हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है तो सही, हम हर स्टेप ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है। क्या ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? इलेक्ट्रॉन आपके पास हाइड्रोजन एटम के अंदर बाउंड होता है, बाउंड सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपने देख रखा, आपने लिख रखा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपके पास जब पार्टिकल फ्री होता है तो आपको समझ में आना चाहिए डिस्क्रीट और इक्विडिस्टेंस नहीं होंगी, ये भी नहीं होंगी, आपके पास हर एनर्जी पॉसिबल होगी, एनर्जी की हर वैल्यू आपके पास पॉसिबल होगी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? फटाफट बताओ, बोलिए। एक फ्री पार्टिकल के पास हर एनर्जी पॉसिबल होती है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे इवनिंग में, इसका सेकंड वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। हाँ, चलिए।